हाँ जी। तो आज हम जो अपने आधुनिक भारत का इतिहास है वो एकदम शुरू से, जहां से वो शुरू होता है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं उसको। मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, बेसिकली अपने हिस्ट्री को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मुसलमानों के आने से पहले तक की जो भारत की हिस्ट्री है उसको हम एंशिएंट कहते हैं। मुसलमानों के आने के बाद की जो हिस्ट्री है उसको हम मिडिवल कहते हैं। और जहां से अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था उस हिस्ट्री को हम मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक वह भाग जब अंग्रेज भारत में किस प्रकार स्टेब्लिश हुए, दूसरा वह भाग कि हमने उस अंग्रेजों के शासन के प्रति क्या रिएक्शन दिखाई, जिसे हम नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो दो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। आप जब प्री का सिलेबस उठा के देखेंगे तो प्री के सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि हम 1750 के बाद वाला पूछेंगे, और मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है मॉडर्न इंडिया वाले में कि हम 1800 ईस्वी के बाद वाला पूछेंगे। सीधा सीधा सा ये दिया हुआ है कि इधर लिखा हुआ है 1750 के बाद, उधर लिखा हुआ है 1800 के बाद। जब वो वाकई ये कहता है 1750 के बाद, तो इस बात पर इंफेसाइज कर रहा है कि हम ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारत में बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हो गया था। तो उसका कहना है कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था उसके बाद अंग्रेजों का राज्य भारत में स्थापित हो गया था। और कई ऐसे इतिहासकारों का, जिनमें अंग्रेजी इतिहासकार ज्यादा रहे, उनका यह मानना था कि प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिक भारत प्रारंभ होता है, कि मॉडर्न इंडिया वहां से शुरू होता है जहां से अंग्रेज स्टेब्लिश हो गए थे। और अंग्रेजों का जो शासन की शुरुआत है उसको कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, 1757 में, जब वो बंगाल के अंदर अपने कठपुतली नवाब बनाने लागू कर देते हैं। तो उनका 1750 के बाद कहने का मतलब यही है कि आप प्लासी के युद्ध से मानिए। पर कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि नहीं, हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो 1757 से क्यों मानी जाए। औरंगजेब का निधन 1707 में हो गया था, और औरंगजेब की मृत्यु एक ऐसा इतिहास का तथ्य है कि उसके बाद अंग्रेजों को भारत में अपना पांव जमाने का मौका ढंग से मिला, क्योंकि आगे बेलखने मुगल बादशाह आए थे। वरना अंग्रेज भारत के अंदर मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ही आने लग गए थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम में वो यहाँ पर अपने व्यापार के लिए हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन उनको व्यापार की भी ज्यादा अनुमति नहीं मिली थी और बाकी चीजों की तो अनुमति थी नहीं। एक्टिव मुगल बादशाहों के टाइम में अंग्रेज अपनी जो भी पॉलिटिकल, कमर्शियल एम्बिशंस थे उनको पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन जब मुगल बादशाह कमजोर पड़ गए थे तो उसके बाद अंग्रेजों का सितारा चमकने लगता है। तो हम 1707 से भी इसकी शुरुआत मानते हैं। पर यह समझने के लिए कि अंग्रेजों का राज भारत में किस प्रकार स्थापित हुआ, हमें यह देखना पड़ेगा कि अंग्रेज भारत के अंदर आए ही क्यों थे। तो हम पीछे का थोड़ा घटनाक्रम है वो और पढ़ते हैं। तो वाकई हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत वहां से करते हैं जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आने लगी थी। कंपनियां मतलब अलग अलग देश की अलग अलग कंपनीज है जो भारत में बिजनेस करने के लिए आ रही है। वो कंपनियां क्यों भारत के अंदर है, इस पर मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ कि क्या कारण था कि वो कंपनियां भारत के अंदर आई थी। ये काम की बात नहीं, ये समझाने के लिए थी, आगे हम पढ़ ही लेंगे इसको। तो हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली जब हम एंशिएंट पढ़ते हैं तो एंशिएंट के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे और यूरोप के बीच में ट्रेड बहुत पुराना था। पोस्ट मौर्यन एम्पायर में, मौर्योत्तर काल के अंदर, जब हमारे साउथ इंडिया में संगम काल चल रहा था, उस समय रोमन एम्पायर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे और रोमन एम्पायर के साथ हमारा बिजनेस हुआ करता था। रोमन एम्पायर के लोग डायरेक्टली हमारे यहां पर आते, अपना सामान दे के जाते और हमारा सामान यहां से लेके जाया करते थे। लेकिन धीरे 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 उस व्यापार में एक मीडिएटर आया, और वो मीडिएटर थे अरब। अरब मीडिएटर बन गए। रोमन एम्पायर विखंडित हुआ, इतना बड़ा नहीं रहा, वो अब डायरेक्ट आने बंद हो गए। अरबों ने कहा भाई साहब हम आपको सामान पहुंचा देंगे। तो अब ये सिस्टम था कि अपने इंडिया से सामान लेते अरब, और अरब ये सामान आगे ले जाके देते यूरोप। मीडिएटर, अरेबिक जो लोग हैं मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। गुजरात वाले तट से, इधर पश्चिमी तट से अपना व्यापार हुआ करता था ज्यादातर, इसलिए इधर वाले तट का नाम ही पड़ गया आपने तो अरब सागर, कि अरबों का व्यापार, अरब लोग अपने से ज्यादा व्यापार करते। हमसे चीज अरब लेके जाते, अरबों से चीज
यूरोप के अंदर जाया करती थी। तुर्की में एक जगह पड़ती है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नाम करके टर्की के अंदर एक जगह पड़ती है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। वो कॉन्स्टेंटिनोपल कह दो या आप उसको कुस्तुनतुनिया कह दो। रोमन एम्पायर के जब दो टुकड़े हुए, पहले रोमन एम्पायर पूरे यूरोप में एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, ईसाइयों का राज्य था वहां पर। जब रोमन एम्पायर के दो टुकड़े हुए तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी तो हो गई रोम, जो पहले पूरे की राजधानी थी, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी हो गई कुस्तुनतुनिया, जो कि टर्की का एक शहर है। ये सेंटर पॉइंट था कि जो इंडिया से अरब सामान लेके जाते कुस्तुनतुनिया तक जाते, उधर कुस्तुनतुनिया में उनको यूरोपियन मिलते और वो आगे यूरोपियन को सामान दे दिया करते। यूरोपियन से सामान अरब लेते और इंडिया के अंदर लेके जाया करते। अब जब मिडिवल भी पढ़ते हैं तब हम खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, किस प्रकार हमारी यहाँ की चीजें उधर गई थी और धीरे धीरे वो, जैसे हम वो पढ़ते हैं दशमलव पद्धति जो है वो हमसे अरबों ने सीखी और अरब उसको हिंदसा बोलते थे क्योंकि हिंदुस्तान से सीखी थी, और आगे उन्होंने यूरोप को सिखाई, तो यूरोपियन आज भी उसको अरेबिक न्यूमेरिक बोलते हैं, अरब अंक पद्धति बोलते हैं। तो फ्लो इस प्रकार से हो रहा था। ये वो दौर था धीरे धीरे जब इस्लाम का पीक आ रहा था, इस्लाम अपने वर्चस्व पर चल रहा था, इस्लाम कब्जे कर रहा था इधर उधर, और इसमें सबसे बड़े जिहादी या गाजी जो बने हुए थे वो थे तुर्क। सबसे पहले इस्लाम का उदय अरब में हुआ था, अरबों ने बाद में तुर्कों को मुसलमान बना दिया था, लेकिन एक बार जब तुर्क मुसलमान बन गए थे उसके बाद वो गाजी बन गए थे। वो अब धर्म के लिए योद्धा थे जो बिना वेतन के धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लड़ा करते थे और लूट के धन से संतुष्ट हुआ करते थे। इस्लाम की वाकई सबसे अधिक सेवा इन तुर्कों ने की। ये तुर्क उस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के लिए, जो कि विधर्मियों के पास था, जो कि काफिरों के पास था, जो कि ईसाइयों के पास था, कई सालों से प्रयास कर रहे थे और फाइनली वो सक्सेस हुए। और 1453 में डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 में, जब उस्मानिया तुर्क वहां पर कब्जा कर लेते हैं। और उस्मानिया तुर्कों ने वहां पर कब्जा करके ओटोमन एम्पायर की स्थापना की। खिलाफत साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं, खलीफा बोलने लगे वहां का जो राजा होता था, खिलाफत साम्राज्य की या ओटोमन एम्पायर की वहां पर स्थापना कर दी, जो कि टिल 1924 तक, जब तक कि कमाल मुस्तफा पाशा क्रांति नहीं कर देते, वहां पर चलता रहा था। जब तुर्कों ने वहां पर कब्जा किया, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो तुर्कों ने ये जो ट्रेड रूट था इसको बंद कर दिया। अब उन्होंने धमकाया कि यदि किसी को इधर हमने सामान आते जाते देख लिया ले जाते हुए, हम टांगे तोड़ देंगे, देख लेना, हमारे इधर से कोई भी बंदा गुजरना नहीं चाहिए साहब, ये हमारी टेरिटरी है, न तो कोई इधर से अरब सामान लेके आएंगे, ना कोई यूरोपीय इधर से सामान ले जाने के लिए आएंगे, बंद है। तो यूरोप में भारत का सामान जाना बंद हो गया। तुर्कों ने वो जो लैंड रूट था, वो जो व्यापारिक स्थल मार्ग था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। यूरोप के मार्केट में भारतीय मसाले, स्पाइसेस, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, और उसमें भी काली मिर्च। काली मिर्च की तो क्या डिमांड रही होगी यूरोप के एम्पायर में, कि रोमन एम्पायर जब अपने वर्चस्व पर हुआ करता था, जब हमारे मौर्योत्तर काल चल रहा था, दक्षिण भारत के लोग जब काली मिर्च का व्यापार किया करते थे, और यूरोप वालों को काली मिर्च क्या पसंद रही होगी कि अपने वालों ने काली मिर्च इतनी महंगी कर दी कि एक जहाज भर के सोना लाओ और एक जहाज भर के काली मिर्च ले जाओ। वो एक जहाज भर के सोना दे के जाते और एक जहाज भर के काली मिर्च लेके जाया करते थे। इतिहासकार वह एक प्लिनी, और प्लिनी इस बात पर दुख प्रकट करता है, और प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है पर भारत में जाकर दफन हो जाता है। सिस्टम था क्या कि पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक चीज दो दूसरी चीज लो नाम का सिस्टम हुआ करता था, पर भारतीय कभी भी वस्तु के बदले में वस्तु लेने में थोड़ा कम यकीन करते थे। भारतीय अपने कोई भी वस्तु देते तो अगला कहता भाई बदले में क्या लोगे, जैसे यूरोप वाले कहते, रोमन एम्पायर वाले कहते हमें आपकी काली मिर्च दे दो, हम कहते हाँ ठीक है साहब काली मिर्च ले जाओ। वो कहते बदले में हम हमारे बर्तन ला दें आपको, कांच के बहुत अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं हमारे, वो ला के अपना, ना ना कांच पड़ा फूट जा, बच्चे फोड़ दे इधर उधर, ये नहीं चाहिए कांच के बर्तन वर्तन, तो हमें चाहिए केवल सोना। और सोने को ही अपने यहां पे सबसे अच्छी मुद्रा माना जाता था टिल टुडे। आज दिन तक भी अपने ये मानते हैं कि जब सोना यदि घर पे पड़ा है तो रात बिरात हारी बीमारी सबके अंदर काम आएगा। सबसे बड़ी लिक्विड मनी वो है
कि सोना है तो कभी भी जाके बेच दो आप उसको, आपको उसके बदले में लिक्विड मनी हाथों हाथ मिल जाएगी। इसलिए सोने से अत्यधिक प्रेम ही था। हमको जब लगा कि बिना काली मिर्च के रह नहीं सकते, तो हमने ये कहा कि साहब जितना सोना उतनी काली मिर्च। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, कि सोने का आदान प्रदान सब जगह होता है, पर एक देश ने दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, पर भारत में सोना जाकर दफन हो जाता है। कि भारत से तो ये सोना कहीं जाता ही नहीं, ये लोग ले जाके अपने घर में जमा कर लेते हैं। और ये आज भी अपना ट्रेंड है कि सोना इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भारतीयों में खूब ही दिखाई देती है। तो ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति रही है अपने। एक बाकायदा रोमन एम्पायर में एक राजा हुआ नीरो, जिसके बारे में अक्सर आप एक लाइन सुनते हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उस नीरो ने रोमन व्यापारियों के लिए आज्ञा, एडिक्ट निकाला, बाकायदा आज्ञा प्रसारित की कि यदि इस बार कोई काली मिर्च के बदले में सोना दे के आया तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर क्या तरीका है? सारा सोना ले जाके इंडिया को दे दिया आपने, काली मिर्च के बदले में ले जाके दे देते हो। पर रोमन लोगों ने उस राजा की बात भी नहीं सुनी, और रोमनों ने कहा कि तुझे नहीं पता, अच्छा काली मिर्च से जो तरंग उड़ती है ना, तरंग, मजा आ जाते हैं यार उससे, और हमें काली मिर्च चाहिए। अपने भारत में क्या है कि वैसे तो सबसे पहले भारत पर यदि कोई फॉरेन अटैक हुआ था तो ईरानी लोगों ने किया था, पर्सियन जिनको हम बोलते हैं, ईरान के लोग थे, उन्होंने किया था। डेरियस नाम का एक राजा था जो भारत पर सबसे पहले अटैक करता है। बहुत पहले 515 बीसी के आसपास डेरियस ने अटैक कर दिया था। पर भारतीयों को डेरियस का अटैक को ज्यादा याद रहा नहीं। डेरियस आया, उधर अटैक किया, छोटे मोटे क्षेत्र पे कब्जा किया, वापस चला गया। भारतीयों को यदि कोई फॉरेन अटैक याद रहा वो था सिकंदर, जो कि ग्रीस से आया था, जिसको हम हमारी भाषा में यूनान बोलते हैं। उसका नाम अलेक्जेंडर था, पर हमारी भाषा में हम उसको सिकंदर कहते हैं। उसका अटैक हमें बहुत याद रहा। हमें खूब सारी कहानियां, हमें वो सिकंदर और पोरस की कहानियां याद रही। हमें याद रहा कि किस प्रकार सिकंदर व्यास नदी के किनारे से आकर लौट गया था। बच्चा बच्चा भारत के अंदर ये जानता है कि सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला था। हम आज भी ऐसे मुहावरों का प्रयोग करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर का अटैक बहुत ज्यादा याद रहा। सिकंदर कौन? तो यूनानी। इसलिए हमने यूनानी शब्द को हमने एक नया नाम दिया, हम उनको बोलते थे यवन। हमने कहा भाई भारत पर अपने यवनों ने अटैक किया, यवनों ने। और ये यवन शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में भारत में बाहर से कोई भी अटैक करने के लिए आता, हम उसको कहते यवन। बाद में कोई शक, हूण, कुषाण आए, हमारे ग्रंथों में लिखा कि यवनों ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया, भले वो यूनान से नहीं आए थे। कालांतर में कोई अरब, तुर्क, अफगान, मुगल आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। बाद में कोई पोर्तुगीज, डच, डेनिस आए, हमने कहा यवन वापस आ गए। हम उनको यवन ही कहा करते थे। तो हम रोमन जो आए थे, हम रोमनों को भी यवन ही कहा करते। यवनों को क्या अच्छी लग रही है, क्या लेके जा रहे हैं? काली मिर्च। इसलिए काली मिर्च का नाम हमारे पुरानी संस्कृत पुस्तकों में यवन प्रिया मिलता है। वह प्रिय वस्तु जो यवनों को पसंद है, तो काली मिर्च पसंद थी उनको। तो अपने साथ मसालों का व्यापार वो लोग खूब ही किया करते। दूसरी चीजें भी जाया करती थी, सूती कपड़े अपने यहां से जाया करते थे, हाथी दांत की वस्तुएं जाती, चंदन की लकड़ियां जाती, खूब सारी दूसरी चीजें भी बेचते। पर मसालों वाली तो यूरोप के अंदर ज्यादा ही डिमांड थी अपने मसालों की वहां पर। अब मसाले जाने हो गए बंद। तुर्कों ने कहा कि ये तुम्हारी काली मिर्च है ना, ये व्यापार तुम्हारा बंद करो, हम नहीं जानते ये सब चीजें। तुर्क वैसे जाहिल बर्बर कौम थे जो लड़ना जानते थे, इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं थे। जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था तो वहां के सारे पुस्तकालय और विश्वविद्यालय तोड़ दिए थे। ईसाइयों का वो महान साम्राज्य जो कभी ज्ञान विज्ञान के लिए जाना जाता था, तुर्कों के एक आक्रमण में तहस नहस होकर भरभरा कर गिर गया था। अब साहब जब इस रूट से तो आपको आने ही नहीं देंगे, तो अब आप करोगे क्या? तो कहा दूसरा रूट ढूंढा जाए। तो किसी ने कहा पहले अपने भारत से डायरेक्ट ही जाया करते थे, अपने पास रूट था, पर वही लैंड रूट नहीं था, वो सी रूट था, समुद्री मार्ग से जाया करते थे। पर अब वो लोग भूल गए कि वो समुद्री मार्ग कौन से थे। शताब्दियां बीत गई थी, हजारों वर्षों का समय बीत गया था उसके बाद। तो दो देश, एक पुर्तगाल और एक स्पेन। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, इतनी बात याद रखने वाली। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था ये भी याद रखने वाली नहीं है, क्योंकि मिडिवल में, सॉरी, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छा सा पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे आप। समझाने की बात ही, थोड़ा समझना आप चीजों को। दो देश, स्पेन और पुर्तगाल, इस मामले में सबसे आगे निकल रहे थे।